हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स। ओके, सो रे ऑप्टिक्स ये जो टॉपिक है, नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके सभी कंसेप्ट फ्रॉम नीट एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू सभी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या है देखिए। रे ऑप्टिक्स क्या है देखिए, स्टडी ऑफ propagation study of propagation of light without considering diffraction effect. Okay, without considering diffraction, okay, is called as ray optics. Okay, so this is the definition of the ray optics. तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड जब वो लाइट किसी मिरर के साथ या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करती है, मतलब प्रोपोगेट किस तरह से होती है, उसका प्रसारण किस तरह से होता है, इसका हमें स्टडी रे ऑप्टिक्स में करना है। इट इज रे ऑप्टिक्स क्या है देखिए, स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट विदाउट कंसीडरिंग द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। ओके, सो लाइट किस तरह से प्रोपोगेट हो रही है। प्रोपोगेशन मतलब, प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है, लाइट किस तरह से प्रसारित हो रही है। ओके, उसका स्टडी हम करने वाले हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है रे ऑप्टिक्स में, यहाँ पे डिफ्रैक्शन इफेक्ट हमें निगलेक्ट करना है। अगर डिफ्रैक्शन आता है तो रे ऑप्टिक्स जो है वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है, जस्ट इस पर एक नजर डालते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है देखिए, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का पहले डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन क्या है देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट while passing near sharp edges. Okay, while passing near sharp edges is called as diffraction. मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से सपोज एक शार्प एज है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है एंड उस ऑब्स्टेकल को क्या है, यहाँ पे शार्प एज है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है या फिर लाइट है, शार्प एज से पास होते वक्त क्या होती है, वो बेंड होती है। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। मतलब ये एक्चुअली ऐसा होता है। ओके, व्हेन लाइट इज क्रॉसिंग द शार्प एजेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। और जहां पे डिफ्रैक्शन होता है वहां पे रे ऑप्टिक्स ओबे नहीं होता। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे और लाइट किस तरह से प्रोपोगेट होती है इसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं अभी देखेंगे। ओके, सो इन दिस टॉपिक रे ऑप्टिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इस कंप्लीट टॉपिक में फर्स्ट हम रिफ्लेक्शन का स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन। उसके बाद रिफ्लेक्शन में यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर या फिर उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। इसका पार्ट हमें रिफ्लेक्शन में स्टडी करना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन। ओके, सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में वंस अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ओके,
सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस किस तरह से होता है, किस टाइप का इमेज तैयार यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे वो इमेज प्रोड्यूस होता है, इस सभी का हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। ओके, सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल कर्व्ड सरफेस, आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म भी हम स्टडी करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में इतना सारा पार्ट हम रिफ्रैक्शन में स्टडी करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, उसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म एंड फाइनली रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। ओके, so this is the content of the refraction that we are going to study in this topic, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं? फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, फर्स्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इस पर आपको नीट या फिर मेंस में डेफिनेटली प्रॉब्लम आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टेलीस्कोप। ओके, सो दिस इज द टोटल कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इतना सारा पार्ट आपको रे ऑप्टिक्स में स्टडी करना है एंड जब इतना पार्ट आप स्टडी करेंगे तभी आपको इसके न्यूमेरिकल्स या फिर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इसके क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। So first reflection, after that refraction and after that we are going to study the optical instruments, ठीक है। अभी रे ऑप्टिक्स हम कहां से स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले लाइट का नेचर क्या होता है ये हम देखेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट क्या होता है, ओके, वो पहले देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्शन में एंटर करेंगे। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट क्या होता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टडी, अभी जो अब तक जो लाइट का स्टडी हुआ है, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट लाइट क्या है? लाइट को ड्यूअल नेचर है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है लाइट। वन इज पार्टिकल फॉर्म एंड अनदर इज द वेव फॉर्म, और वन इज द वेव फॉर्म एंड अनदर इज द पार्टिकल फॉर्म। ओके, नेचर ऑफ लाइट क्या है? यहाँ पे लाइट को हमेशा ड्यूअल नेचर रहता है, ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर मतलब क्या रहता है? लाइट इज अवेलेबल इन वेव फॉर्म, ओके, लाइट वेव फॉर्म में होती है एंड इट इज आल्सो इन पार्टिकल फॉर्म, ओके, इट इज इन पार्टिकल फॉर्म। लाइट ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ओके। सो लाइट इज अवेलेबल, लाइट जो है वो वेव फॉर्म में भी होती है एंड पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। मतलब कुछ फेनोमेना जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव कंसीडर करना पड़ता है, एंड ऐसे भी लाइट के कुछ फेनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको पार्टिकल मतलब क्या है? फोटोन कंसीडर करना पड़ता है। फोटोन, पार्टिकल फॉर्म मतलब फोटोन फॉर्म। प्रोटॉन बोल नहीं रहा हूं मैं, फोटोन बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन है जो एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइट को वेव कंसीडर करना पड़ता है, ओके। एंड ऐसे भी कुछ फेनोमेनन है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके। ऐसे और भी कुछ फेनोमेनन है जिसके लिए लाइट को हमें पार्टिकल कंसीडर करना पड़ता है। मतलब लाइट को पार्टिकल कंसीडर किया तो ही हम क्या कर सकते हैं? वो फेनोमेनन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। सो लाइट इज अवेलेबल इन बोथ फॉर्म, दैट इज वेव फॉर्म एंड पार्टिकल फॉर्म। तो ऑप्टिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं? ऑप्टिक्स सेक्शन में बेसिकली लाइट को हम वेव कंसीडर करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। एंड उसका पार्टिकल फॉर्म जो है वो एक टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ओके। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट नाम का एक टॉपिक है, वहां पे क्या करेंगे हम?
पार्टिकल का फोटोन नेचर किस तरह से होता है, फोटोन क्यों होता है, उसको पार्टिकल क्यों कंसीडर करना पड़ता है, इसका हम डिस्कशन वो अलग टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ डाउट है तो डाउट लेते हैं। ओके, सुशांत कुमार, when light in the form of wave and when it is in the photon। देखिए, लाइट एक ही टाइम में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम वेव फॉर्म में रहेगी, दूसरे टाइम में पार्टिकल फॉर्म में रहेगी, ऐसा नहीं होता। लाइट एट द सेम टाइम वेव फॉर्म में भी रहता है एंड पार्टिकल फॉर्म में भी रहता है। ओके, इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। हाँ, अभी लाइट का वेव नेचर कैसा होता है ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लाइट का वेव नेचर कैसा होता है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी वेव के डिफरेंट टाइप्स है। वेव के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं देखिए, टाइप्स ऑफ वेव कौन से हैं देखिए। उसमें फर्स्ट टाइप रहता है मैकेनिकल वेव। फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव। दूसरा टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड इज मैटर वेव, ओके, मैटर वेव। एंड फोर्थ इज the gravitational waves, gravitational wave। So basically all the types of wave can be classified into these four categories। first type of wave कौन सा है, mechanical wave। second type कौन सा है, electromagnetic wave। third is the matter wave and fourth is the gravitational wave। तो इन टाइप में से लाइट का कौन सा टाइप आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अभी इनका शॉर्ट में आपको मीनिंग इसका बता देता हूं। मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है, द वेव व्हिच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ओके, मतलब जिस वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मतलब विदाउट मीडियम दे कैन नॉट प्रोपोगेट। ओके, सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। सो द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव इज अ साउंड वेव। ओके, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव इज अ साउंड वेव, क्योंकि साउंड मतलब एयर से ट्रैवल करती है, लिक्विड से ट्रैवल करती है या फिर सॉलिड से भी ट्रैवल करती है। ठीक है ना, सो साउंड के ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे मीडियम होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करती। सपोज मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या है देखिए, सपोज मून पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। मून पर क्या हो गया, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। ऐसा एमसीक्यू ऑलरेडी है यहाँ पे बुक में। ओके, साउंड वेव के टॉपिक में शायद वो एमसीक्यू होगा। मून पर अगर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम दैट साउंड विल बी हर्ड ऑन द अर्थ। ओके, अर्थ पर कितनी देर बाद वो साउंड सुनाई देगा, दैट इज द एमसीक्यू। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी। करेक्ट ऑप्शन विल बी कांट हियर ऑन द अर्थ। कितना भी बड़ा एक्सप्लोजन मून पर होने दो, अर्थ पर सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा बताओ, व्हाई? क्योंकि अर्थ एंड मून के बीच में वैक्यूम है। अर्थ एंड मून के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ओके, एंड साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सो देयरफॉर साउंड कैन नॉट, अगर वहां पे साउंड प्रोड्यूस भी होता है मून पर, वो क्या होगा, मून से अर्थ तक रीच नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू दी वैक्यूम। ठीक है, सो मैकेनिकल वेव के दूसरे एग्जांपल्स कौन से, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। उसके बाद वाटर वेव जो रहते हैं, वाटर के सरफेस पर जो वेव होते हैं वो भी मैकेनिकल वेव है। या फिर स्ट्रिंग में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कहाँ पे होता है पता है ना आपको, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता है ना, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार, बीना, गिटार, ओके, या फिर तंबूरा। Okay, so these are the stringed musical instrument.
तो यहाँ पे स्ट्रिंग पे जो वेव होते हैं ना, जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, उसको छेड़ते हैं स्ट्रिंग को, तब क्या होता है, स्ट्रिंग में एक क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होती है। ओके, दैट इज द मैकेनिकल वेव। So the wave which needs medium for its propagation, that is called as mechanical wave. Okay है ना? Mechanical wave में दो टाइप रहते हैं, one is the transverse wave and second is the longitudinal wave. उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सप्लोजन हम देख सकते हैं, मून पर अगर एक्सप्लोजन होता है एंड उसी साइड पर अगर हम है तो एक्सप्लोजन देख सकते हैं ना, मून पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया तो देख सकते हैं, लेकिन उसका साउंड हियर नहीं कर सकते हम। Explosion can be seen because light can travel through vacuum, but sound cannot travel through vacuum. Which wave is difficult to measure? देखिए साइंटिस्ट ने सभी टाइप के वेव मेजर किया है एंड ऑल द टाइप्स ऑफ वेव कैन बी इजीली मेजर्ड। ओके, हाँ, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है देखिए, द वेव व्हिच डजंट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। द वेव व्हिच डजंट नीड, उस जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसको मीडियम क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी प्रोड्यूस हो सकता है, वैक्यूम में प्रोड्यूस हो सकता है एंड ट्रैवल हो सकता है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ vibrations of electric and magnetic field which can produce as well as travel through the vacuum. Okay, so therefore the wave which doesn't need any medium for its propagation, that is called as electromagnetic wave. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी बहुत सारे टाइप्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से एक है लाइट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वेव के टाइप कौन से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है गामा रेज, गामा रेज आता है, उसके बाद एक्स रेज आता है। ओके, एक्स रेज के बाद नेक्स्ट इज द यूवी रेज। यूवी रेज मतलब क्या रहता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। एंड उसके बाद आता है हमारा विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद है इंफ्रारेड, आईआर रेज। ओके, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। ओके, उसको एमडब्ल्यू बोलते हैं एंड फाइनली रेडियो वेव्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए भी आपको एक स्पेशल टॉपिक है, वो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, उसको आप मतलब एक्सरेज किसको बोलते हैं, गामा रेज किसको बोलते हैं, उस टॉपिक में आप स्टडी करेंगे। दैट इज आल्सो अ सेपरेट टॉपिक, उस पर भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन नीट या मेंस में रहता ही है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जस्ट मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से ही ये बता रहा हूँ, कौन से टॉपिक यहाँ पे है देखिए, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। यूवी मतलब क्या रहता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, आईआर मतलब क्या रहता है, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, एमडब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव्स एंड लास्ट इज द रेडियो वेव्स। ओके, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सभी का वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, सभी का वेलोसिटी कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी वैक्यूम में, ओके, पर्टिकुलरली इन वैक्यूम, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनका वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कहां पे डिफर करती है, कहां पे डिफर करती है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस रहता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। ओके, सो गामा रेज जो है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के वेव्स है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड दीज आर ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी।
लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के वेव्स रहेंगे, रेडियो वेव्स, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज रहेंगे। तो यहाँ पे रेडियो वेव से फ्रॉम रेडियो वेव अप टू गामा रेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। ठीक है, सो these all are the electromagnetic waves। ठीक है, उसके बाद आता है मैटर वेव। मैटर वेव क्या होता है, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव। देखिए जैसे लाइट को ड्यूअल नेचर है ना, वैसे पार्टिकल को भी ड्यूअल नेचर रहता है, मैटर को भी ड्यूअल नेचर रहता है। मैं क्या बता रहा हूं, अभी हमने स्टडी किया कि लाइट को ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट वेव नेचर में भी है, लाइट पार्टिकल नेचर में भी है। ओके, एंड बाद में ये प्रूव हो गया कि जैसे लाइट को ड्यूअल नेचर रहता है, उसी तरह से मैटर को भी ड्यूअल नेचर रहता है, एंड मैटर भी हमेशा वेव फॉर्म में रहता है, एंड these wave are called as matter waves। waves associated with the matter are called as matter wave। ठीक है, उसके बाद gravitational waves। ओके, the wave which produces vibrations in the space। जो waves स्पेस में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्पेस को कॉम्प्रेस इलोंगेट कॉम्प्रेस इलोंगेट कॉम्प्रेस इलोंगेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स जो रहते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। सो टाइप्स ऑफ वेव्स में किसी को डाउट है क्या, बोलिए अभी। टाइप्स ऑफ वेव्स में किसी को यहाँ पे डिफिकल्टी है क्या? हाँ, यहाँ पे एक डाउट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स मैग्नेटिक कंपोनेंट, देन व्हाई लाइट डजंट अट्रैक्ट मैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है। फ्रीक्वेंसी कितना, फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लिप फ्लॉप करता रहता है, चेंज करता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड वो कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और हर सेकंड में कितने बार चेंज करता है, इतनी बार, 10⁻14 टाइम। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। ओके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है, चेंज करता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इतनी बार डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ओके, मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर सपोज दो मैग्नेट है, दोनों के एक मैग्नेट फिक्स है और दूसरा मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, सपोज दो मैग्नेट है सपोज, ठीक है, एक मैग्नेट फिक्स है एंड दूसरा मैग्नेट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है सपोज इस तरह से। तो नॉर्थ नॉर्थ आ गए तो रिपल्शन हो जाएगा, फ्लिप करने के बाद साउथ पोल उसके नजदीक आ जाएगा एंड अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। सो अट्रैक्शन रिपल्शन इतनी बार हो जाएगा हर सेकंड में कि वो नेट रिजल्टेंट फोर्स रहेगा ही नहीं उसमें। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? सो इतनी बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कि नेट फोर्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ओके, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे सोर्सेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इसके बहुत सारे सोर्सेस है। वो मतलब गामा रेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक्स रेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, इसका डिटेल में स्टडी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो अभी हम उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो रे ऑप्टिक्स इधर ही रहेगा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही पढ़ते रहेंगे। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे एक दिया है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। हाँ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ब्लैक होल कैन आल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। ब्लैक होल कैन आल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। अभी देखिए वन सेकेंड, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव्स आर द वेव्स इन द स्पेस, ओके, व्हिच compress elongate or produces vibrations in the space।
देखिए वेव क्या होता है बेसिकली, जिसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वाइब्रेटरी मोशन आगे जाता है, उसको वेव्स बोलते हैं। वेव में क्या होता है बेसिकली, कौन सा मोशन होता है, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन एक जगह प्रोड्यूस होता है एंड वो ऑसिलेटरी मोशन थ्रू द मीडियम आगे ट्रैवल करता है तो उसको वेव्स बोलते हैं, ध्यान में रखिए। ओके, एक जगह ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस किया तो वो ऑसिलेटरी मोशन आगे 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 अगर ट्रैवल करता है तो उसको वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव में मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। ओके, मैटर वेव्स में भी यहाँ पे मैटर का वाइब्रेशन होगा एंड ग्रेविटेशनल वेव्स में स्पेस का वाइब्रेशन होगा, स्पेस कम ज्यादा होता रहता है। ओके, हाँ, एम डब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव्स एंड आर डब्ल्यू मतलब रेडियो वेव्स। ओके, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। हाँ, तो इतना समझ में आ गया ना। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है, अभी इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी कोई भी वेव ले लो, उसको क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है, वेवलेंथ रहता है एंड फ्रीक्वेंसी रहता है। तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में एंटर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के शॉर्ट में हम लाइट बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म एक्चुअली लाइट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, विजिबल लाइट, ध्यान में रखिए। लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना रहता है, 3 × 10⁸। लेकिन वेलोसिटी बताते वक्त इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीडियम बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियम चेंज मैंने डायरेक्टली बता दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, फुल्ली करेक्ट है क्या स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 × 10⁸ भी हो सकता है ना, करेक्ट है ना, क्लास में 2 × 10⁸ होता है, वाटर में कितना होता है 2.25 × 10⁸ होता है। मतलब मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे अभी हम ध्यान में रखने वाले हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। लाइट का वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, सी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी, हमेशा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी रहता है ना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, v। लेकिन लाइट का वेलोसिटी हमेशा ध्यान में रखिए, यहां से आगे लाइट का वेलोसिटी हम c से ही डिनोट करेंगे एंड वो वेलोसिटी रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग करेक्ट है क्या, लिखिए, वैक्यूम का स्पेलिंग करेक्ट है क्या, कुछ लोग बोल रहे नहीं है, ये वैक्यूम का स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हर बैच में मेरा ये हमेशा रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन रहता है, क्या वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वैक्यूम का स्पेलिंग गलत लिखते हैं, VACCUM लिखते हैं, which is absolutely wrong, ये ध्यान में रखिए। This is the only word which has double U, VACCUM। ओके, किसी भी बुक में जाके आप चेक कीजिए, डिक्शनरी में जाके चेक कीजिए, वैक्यूम का स्पेलिंग रहता है VACCUM। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ठीक है ना। अभी वेवलेंथ देखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट उसका वेवलेंथ जो है वो कहां से कहां तक वेरी होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करता है। ओके, लाइट का वेवलेंथ जो है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ बोल रहा हूं मैं। ओके, सो लाइट का वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी होता है, 4000, मिनिमम 4000, एग्जैक्ट अगर वैल्यू लेना है तो 3700 आता है, एग्जैक्ट 3700। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ है, लाइक वाटर में। ओके, 2.25 × 10⁸।
ग्लास में ध्यान में रखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर CW 2.25 into 10⁸8। ग्लास में 2 into 10⁸8 approximately। ओके, सो लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करता है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन वेवलेंथ देयर आर डिफरेंट कलर्स। ओके, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मतलब विजिबल लाइट में आपको पता होगा कितने कलर्स हैं, उसको बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर बोलते हैं, PIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। सो लाइट में 7 कलर्स होते हैं, बेसिकली 7 कलर्स होते हैं, ओके, विबग्योर। और यहाँ पे ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम, लैम्बडा सिंबल यूज करते हैं। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्बडा, दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ रहेगा, मतलब आइदर वायलेट का रहेगा या फिर रेड का रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम वेवलेंथ है, मतलब एक्सट्रीम कलर का ही वो वेवलेंथ रह सकता है। हाँ, 4000 angstrom is the wavelength of violet and 7500 angstrom is the wavelength of red। तो इसके आगे ये आपको चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वेवलेंथ सबसे कम किसका रहता है, वेवलेंथ सबसे कम किसका रहता है, वायलेट का, ये ध्यान में रखना है। एंड वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका रहता है, रेड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड के आगे जो मतलब हम रेड तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख सकते हैं, लेकिन रेड के आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा उसको क्या बोलते हैं पता है, क्योंकि इस रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ओनली देख पाते हैं, क्योंकि हमारा आई का वो लिमिटेशन है, हमारा जो आई में रेटिना रहता है वो क्या करता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक ही वेवलेंथ को देख पाता है, रिस्पॉन्ड कर पाता है। इसके आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके पीछे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विजिबल लाइट के पीछे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको हम नहीं देख पाते। विजिबल लाइट के आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको भी हम नहीं देख पाते। तो रेड के आगे कौन आता है, रेड के आगे इंफ्रारेड। एंड वायलेट के पीछे कौन आता है, वायलेट के पीछे यहाँ पे लिखा है, देखिए वायलेट के पीछे अल्ट्रावायलेट, ये भी आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है। वायलेट के पीछे रहता है, वायलेट के पीछे वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें दिखाई नहीं देता, ओके, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं उसको। एंड रेड के आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब रेड के आगे का, इंफ्रारेड का मीनिंग ही वो है, क्या है, रेड के आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड बताइए, मिनिमम वेवलेंथ कौन से कलर का रहता है, ये 7 कलर जो है मिनिमम वेवलेंथ कौन सा रहता है, वायलेट। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा रहेगा, रेड, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है ना। अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट c is equal to nu into lambda रहता है। ये भी फॉर्मूला आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूला आपने वेव्स टॉपिक में पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन भी देखा होगा, वेव्स टॉपिक, ठीक है। अभी यहाँ पे c क्या है, c इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ओके। यहाँ पे न्यू, ये फी जैसा दिखता है, फी जैसा दिखता है लेकिन फी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, यन यू न्यू बोलते हैं। इट इज वंस अगेन अ ग्रीक अल्फाबेट, न्यू, यन यू, न्यू बोल नहीं रहा हूं मैं, यन यू न्यू बोल रहा हूं, ओके। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड दिस इज वेवलेंथ। शायद आपने वेव्स टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा होगा, फी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ऐसा पढ़ा है ना, फी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, फी इज इक्वल टू एन इनटू लैम्बडा।
लेकिन यहाँ पे लाइट में क्या करते हैं, वो सेम सिंबल यूज नहीं करते, थोड़े से डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे वहां पे फॉर्मूला क्या रहता था, फी इज इक्वल टू एन लैम्डा रहता था, फी इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब सी, एन मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करता है एन, यहाँ पे न्यू यूज करते हैं, एन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम, ये ध्यान में रखिए, न्यू यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड वेवलेंथ के लिए सेम यूज करते हैं। So phi is equal to n lambda. Based on this, this is the formula, that is c is equal to nu into lambda. Okay. तो यहाँ पे अगर c कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन आ जाएगा, क्या बता सकते हैं? मतलब डायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशन। अगर वेलोसिटी वेव का कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन क्या आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन। ओके, इफ c is equal to constant and c constant कब रहेगा, बता सकते हैं? constant कब रहेगा c? मीडियम अगर चेंज नहीं होता है तभी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो आपको पता है सी चेंज होता है। तो व्हेन इफ सी इज अ कांस्टेंट तो क्या होता है, देन न्यू इनटू लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड देयरफॉर न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। न्यू क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, कब? एक ही मीडियम है तो तभी, नहीं तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये कब होता है, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हो तब, ये ध्यान में रखना है। मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसा रिलेशन हम नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका मीनिंग अभी क्या निकलता है, यहाँ पे 7 कलर है विद्या, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? फ्रीक्वेंसी, अभी वेवलेंथ आपको पता चला ना, वेवलेंथ ज्यादा किसका है, रेड का। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? वायलेट। एंड फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका रहेगा? फ्रीक्वेंसी रेड, करेक्ट। मतलब यहां पे देखिए, एज वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर ओके इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, करेक्ट है ना? as wavelength of violet color is more than wavelength of red color, correct है या नहीं है? fast reply। हाँ, it is wrong। रेड कलर का वेवलेंथ हमेशा 7500 ज्यादा रहता है ना, 4000 कम रहता है। as wavelength of red color is more than wavelength of violet color is less than wavelength of red color, या फिर wavelength of red color is more than wavelength of violet color and therefore frequency of violet color क्या हो जाएगा, greater than frequency of the red color। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा रहता है? वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, रेड का फ्रीक्वेंसी कम रहता है। वेवलेंथ रेड का ज्यादा रहता है, वायलेट का वेवलेंथ कम रहता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो हमेशा। रेड का 7500, वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पता है ना, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट हम यूज करते हैं, ठीक है? एंगस्ट्रॉम। एंड 1 एंगस्ट्रॉम कितना रहता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर रहता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10, ओके? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, कौन सा चीज? अगर ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विल बी मीटर। एंगस्ट्रॉम नहीं लिखना है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट है लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, ओके? ये ध्यान में रखिए क्योंकि वो कंफ्यूजन कभी-कभी हो जाता है। सो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर,
लेकिन लाइट का वेवलेंथ बहुत कम रहता है, 10⁻10 के आसपास रहता है। तो हमेशा 10⁻10 10⁻10 लिखने के बजाय साइंटिस्ट ने क्या किया है, 10⁻10 मीटर के लिए एक यूनिट डिफाइन किया है, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो नेचर ऑफ लाइट तो आपको पता चला ना। लाइट क्या है बताइए मुझे पहले, व्हाट इज लाइट? कौन लाइट क्या है? वेव है। ओके, कौन सा वेव है बताइए, कौन सा वेव है लाइट? एंगस्ट्रॉम ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं आता है, यहाँ पे एक डाउट है, एंगस्ट्रॉम कौन से सिस्टम में यूनिट आता है, ऐसा कुछ डेफिनेट सिस्टम नहीं है। हाँ, तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ कहां से कहां तक वैरी होता है? लाइट का वेवलेंथ 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना रहता है? 10⁻10 मीटर रहता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहता है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का रहता है। एंड सबसे कम वेवलेंथ किसका रहता है? सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का रहता है। ठीक है। हाँ, अभी हम रिफ्लेक्शन में एंटर करेंगे। रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे और कुछ डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट? जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया क्या? ओनली डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो बोलिए। वेवलेंथ ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, देखिए व्हाइट कलर मतलब क्या रहता है? जब सभी लाइट एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाती है तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है। ओके, सभी लाइट आप जब मिक्स करोगे, मतलब 7 कलर का लाइट अगर मिक्स करोगे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा? व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ योर लाइट इज अ व्हाइट। लेकिन एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया, मतलब ध्यान दिलाया इसलिए अच्छा हो गया। अगर आपको 7 कलर्स दिए गए, कलर्स, ओके, मतलब ऑयल पेंट कलर दिए गए 7 कलर्स, और उनको मिक्स करने को बोला, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? कैन यू टेल मी? सभी कलर्स आपको दे दिए गए, वायलेट, इंडिगो, उसके बाद कौन सा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड सभी कलर को आपने मिक्स किया तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? क्या आपने देखा है कभी? आंसर इज ब्लैक। ब्लैक आंसर आता है, ब्लैक। और दूसरा, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको 7 कलर के लाइट्स दे दिए गए 7 कलर के लाइट्स दे दिए गए, एंड सभी लाइट को एक ही जगह फोकस करने के लिए बोला, एक ही जगह फोकस किया, तो कौन सा कलर दिखेगा? व्हाइट। सो दैट इज द डिफरेंस, यू शुड नो ऑलवेज। ओके, मैंने क्या बताया? 7 कलर के आपको पेंट दे दिए गए एंड उसको मिक्स करने के लिए बोला, तो मिक्स करने के बाद हमें ब्लैक कलर मिलता है, व्हाइट कलर नहीं मिलता, परफेक्ट ब्लैक मिलता है। एंड 7 कलर के लाइट्स हमने यूज किए, उसको कंबाइन किया तो व्हाइट कलर आता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो क्या करेंगे, बाद में मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का पार्ट हम स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन में ये क्वेश्चन जो है बाद में मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको बताऊंगा। मतलब कलर मिक्स करने के बाद ब्लैक होता है एंड लाइट मिक्स करने के बाद व्हाइट होता है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फेनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा इनिशियल पार्ट देखेंगे, उसके बाद मुझे चैट सेक्शन में क्वेश्चन किसी ने बताना चाहिए। ठीक है, उसी टाइम मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, कैन यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ दिस? रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा।
Reflection, correct. Bouncing back of the light from a mirror-like surface is called as reflection. The phenomenon of bouncing back of a light from mirror-like surface, that is called as reflection. Reflection का definition देखिए. The phenomenon of bouncing back of light from mirror like surface, mirror होना चाहिए या फिर mirror like surface होना चाहिए, is called as reflection. उसको reflection बोलते हैं. Okay, so this is the very simple definition of the reflection. The phenomenon of bouncing back of light from mirror-like surface is called as reflection. Correct. Niran correct. Tathamesh correct. Sandesh correct. Okay, ठीक है. अभी रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम देखिए. Suppose this is a polished surface or the mirror-like surface. ठीक है. So this is a reflecting surface, for example XY. यहाँ पे क्या हो गया है, एक लाइट इंसिडेंट हो गया है like this, एंड यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक है. और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है. So this is P, Q, R and this is M. तो अभी आप मुझे बताइए PQ को क्या बोलते हैं? What this PQ is called as? PQ को क्या बोलते हैं बताओ? करेक्ट, इंसिडेंट रे बोलते हैं. यहाँ पे PQ क्या रहेगा? इंसिडेंट रे रहेगा. इंसिडेंट रे. उसके बाद QR को क्या बोलते हैं बताओ? QR को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. उसके बाद MQ, इसको क्या बोलेंगे? MQ को नॉर्मल. करेक्ट, नॉर्मल. ठीक है. Q को क्या बोलते हैं? Q पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट Q. ओके, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. इंसिडेंस. ठीक है. अभी यहां पे जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. यहां पे जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय I. I is equal to angle of incidence. Angle of incidence. Okay. यहां पे जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको R से डिनोट करते हैं. R is equal to angle of रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. उसके बाद इस एंगल को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मतलब इंसिडेंट रे एंड सरफेस के बीच का जो एंगल रहता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? इसको IG बोलते हैं. IG मतलब IG बोलते हैं या फिर G जस्ट बोलते हैं. कभी G बोलते हैं, कभी IG बोलते हैं. इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं. ग्लांसिंग
एंगल, ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। IG इज ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या रहता है? इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस के उनके बीच में जो एंगल रहेगा उसको IG बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। अभी आप मुझे बताइए ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा? ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 रहता है। ओके, I प्लस IG इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है, इन दो एंगल का सम। ओके, यहाँ पे कितना एंगल रहेगा आप बता सकते हैं? हाउ मच इज द एंगल ऑन दिस साइड? रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस, इनके बीच में कितना एंगल रहेगा? I रहेगा, R रहेगा या फिर IG रहेगा? कितना रहेगा? ये जो एंगल यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये एंगल कितना रहेगा? ये हमेशा IG ही रहता है, IG ग्लांसिंग एंगल जितना ही रहता है। ओके, तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इस साइड पर जितना ग्लांसिंग एंगल रहता है ना, उतना ही इस साइड पर एंगल रहता है, ये ध्यान में रखना है। ये आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लगने वाला है, ठीक है? मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एंगल रहता है उतना ही हमेशा राइट हैंड साइड पे एंगल रहता है। उसके बाद इंसिडेंट रे को सपोज मैंने आगे बढ़ाया, इंसिडेंट रे को सपोज आगे बढ़ाया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ये जो टोटल एंगल मैंने अभी दिखाया है इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। ये सभी एंगल आपको पता होने चाहिए, ठीक है? सो डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? मतलब अभी डेविएशन मतलब क्या है? डेविएशन मतलब थ्रू हाउ मच डिग्री इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, थ्रू हाउ मच डिग्री इट इज गोइंग टू चेंज डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज योर ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। ओके, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे कितने डिग्री से घूम रहा है, कितने डिग्री से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं है, देयर इज नॉट रिफ्रैक्शन हियर। ओके, इसको एंगल ऑफ डेविएशन ही बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अभी आप मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? I एंड डेल्टा, I एंड डेल्टा के बीच में कितना क्या रिलेशन रहेगा? डेल्टा अगर आपको I दे दिया गया, सपोज मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। I 30 है तो डेल्टा कितना आ जाएगा? डेल्टा यहाँ पे आंसर नहीं है। देखिए आपको ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या रहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, राजनंदन इज करेक्ट, प्रथमेश कांबळे इज आल्सो करेक्ट। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या रहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के एक साइड को कितना एंगल रहता है? टोटल एंगल कितना रहता है स्ट्रेट लाइन के एक साइड को? कितना एंगल रहता है बताइए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन से एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा? कौन सा एंगल बताइए? कौन से यहाँ पे 3 एंगल है जिनका सम 180 डिग्री रहेगा अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन? हाँ, I प्लस R प्लस ये डेल्टा, करेक्ट है ना? I, R एंड डेल्टा, ये तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। ओके, I प्लस R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ पे r कितना रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही रहता है ना, तो i प्लस आई, यहाँ पे 2i लिखता हूँ, करेक्ट है ना, r इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, सो i प्लस आई 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एंड देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i. This is the relation between angle of deviation and angle of incidence. Angle of deviation and angle of incidence में इतना रिलेशन आ जाएगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी क्वेश्चन 1 से एक और बार सुनिए, I अगर 30 डिग्री है तो डेल्टा कितना आ जाएगा, अभी एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, करेक्ट, यू आर करेक्ट नाउ. 30 into 2 60, 180 minus 60 मतलब 120 डिग्री आता है. ओके, सो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये पार्ट फिर एक बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, तो आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ.